अब कहानी शुरू होती है रात के समय, जब गोहान गहरी नींद में सो रहा होता है, लेकिन उसकी नींद में भी चैन कहाँ। एक बार फिर वही सपना, वही डरावना सपना, खुला आसमान, चमकते तारे, और फिर गोहान चिल्लाता है, पापा। हाँ, ये वही सपना है जिसमें उसने रेडिट से गोकू को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। सुबह की पहली किरण के साथ गोहान की आंखें खुलती है। वह उठकर अपने चेहरे पे ठंडे पानी के छींटे मारता है और खुद से कहता है, अरे भाई बहुत हो गया, चलो अब ब्रेकफास्ट करते हैं। गोहान नाश्ता करने के लिए निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ गोकू स्नेक वे पर दौड़ते दौड़ते थक कर चूर हो चुका है, लेकिन किंग काई का साम्राज्य अभी भी उससे कोसों दूर है। अब कैमरा स्विच होता है मास्टर रोसी और टर्टल की ओर, जो समुद्र के किनारे बैठे गोकू की वापसी की चर्चा कर रहे हैं। अब टर्टल कहता है, गोकू को आने में 1 साल लगने वाला है, तब तक हम सैल के आतंक से कैसे निपटेंगे। इस पर मास्टर रोसी का चेहरा देखने लायक होता है। वह बस चुपचाप रहते हैं। तभी सीन स्विच होता है क्रिलीन और बुल्मा की तरफ, जो एक मस्त बहस में है। क्रिलीन बेहद उत्साहित होकर कहता है, मुझे इंतजार नहीं हो रहा ट्रेनिंग के लिए। बुल्मा मुस्कुराते हुए कहती है, टेंशन मत लो क्रिलीन, हम बहुत करीब है। और फिर दूर पहाड़ों के बीच की ओर हमारा कैमरा बढ़ता है, जहाँ पर तिएन और चियातजू अपनी कठिन ट्रेनिंग में जुटे हैं। तिएन पूरी ताकत लगाकर नदी के बहाव को रोकने की कोशिश करता है, और ये देखकर चियातजू की आंखें खुशी से चमक उठती है। वहीं दूसरी ओर लॉन्च जोर से गन चला रही होती है और चीख कर कहती है, खाने का वक्त हो गया है, सब आ जाओ। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि तिएन और चियातजू पहाड़ों के बीच बसे अपने छोटे से घर में लौट आते हैं, जहां लॉन्च ने बाजार से लाए गए खाने का पूरा स्टॉक इकट्ठा कर रखा है। लॉन्च बड़ी अकड़ में कहती है, मैंने नहीं बनाया, बस इन्हें दुकान से उठा लाई हूँ। तिएन हंसते हुए कहता है, तो इतना सारा पैसा कहाँ से आया? लॉन्च आंख मारते हुए जवाब देता है, अरे ये सब मैंने अपनी गन के दम पर छुड़ाया है। इस मजेदार बातचीत के बीच एक नए रोमांच की शुरुआत होती है। गोहान अब भी टी रेक्स का पीछा कर रहा है। वो टी रेक्स जो डर के मारे दौड़ता भागता फिर रहा है। तभी धरती में जोर का झटका आता है। तिएन पानी की धारा को रोकते रोकते हांफ जाता है और कहता है, गोकू को हराने के लिए इतना काफी नहीं है। अब सीन पिकोले की ओर शिफ्ट होता है, जो एक पिरामिड को अपनी कीकी की ताकत से उठाने की कोशिश कर रहा है। धरती हिलने लगती है और पिरामिड का संतुलन बिगड़ जाता है। अचानक जमीन फटने लगती है और हर तरफ तबाही का मंजर दिखाई देता है। इसी बीच गोहान, जो टी रेक्स के पीछे भाग रहा था, एक बड़े गड्ढे में गिर जाता है। अपनी तलवार की मदद से वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। पिकोलो दूर खड़े होकर उसे देख रहा होता है, लेकिन गोहान को देख नहीं पाता। गोहान किसी तरह ऊपर आकर सांस लेता है और कहता है, ये बहुत ही नजदीक था। लॉन्च और तिएन पूरी तरह से गीले हो चुके हैं और लॉन्च अचानक छींक देती है, जिससे वह अपने खूंखार रूप से नॉर्मल लॉन्च में बदल जाती है। वह माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ करना, मैंने आप लोगों को बहुत परेशान किया है। अब मैं मास्टर रोसी का ख्याल रखने के लिए जा रही हूँ। ये सुनकर तिएन और चियातजू उसे जाते हुए देखते हैं और सिर हिलाते हैं। अब कैमरा गोकू की ओर शिफ्ट होता है, जो सफाई कर्मचारी के ट्रक पर पीछे की तरफ लटक रहा होता है। अचानक एक झटके में ट्रक के पलटने से गोकू सीधा एक गार्डन में आ गिरता है। गोकू उठता है और थोड़ा चकराता है और सोचता है, मैं कहाँ गया। उसकी नजर एक फल वाले पेड़ पे पड़ती है और वह दौड़कर फल खाने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वह फल को छूने जाता है, एक अजीबोगरीब चीज पीछे से आती है और गोकू को जोरदार टक्कर मारती है। गोकू वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। सामने एक बड़ा नीला आदमी खड़ा है, जो गोकू को घूरता हुआ पूछता है, अरे लड़के, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गोकू पेट की तरफ हाथ करते हुए कहता है, भाई मैं तो बस फल तोड़ने की कोशिश कर रहा था, बहुत भूख लगी थी। यह सुनते ही नीला आदमी चौंक जाता है और कहता है, ये किंग यम्मा का गार्डन है, यहाँ के फल सिर्फ किंग यम्मा ही खा सकते हैं, बाकी किसी को इन्हें छूने की भी इजाजत नहीं है। अब गोकू थोड़ा असमंजस में पड़ जाता है और कहता है, अरे यार, पर भूख लगी थी तो एक फल से क्या होगा। तभी वहाँ पर एक और आदमी आ टपकता है, जो दिखने में नीले वाले आदमी का ही भाई लगता है, पर वह लाल रंग का है। अब ये दोनों गोकू के चारों तरफ घेरा बनाकर पूछते हैं, तुम
आखिरकार यहाँ क्या कर रहे हो? गोकू सीधा सीधा जवाब देता है, भाई मैं किंग काई से मिलने जा रहा था, लेकिन शायद रास्ता भटक गया। लाल और नीला दोनों आदमी हंसते हुए कहते हैं, अगर तुम यहाँ तक आ ही गए हो तो तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकते। गोकू अपनी आंखों को गोल गोल घुमाते हुए ऊपर देखता है और सोचता है अब ये कौन सी नई मुसीबत है। इसी बीच दूसरी तरफ हम लॉन्च को देखते हैं जो कोरिंग टावर के नीचे खड़ी है और वो जोर जोर से चिल्लाते हुए कह रही है, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी, मैं जल्द ही ऊपर आ रही हूँ। और ऊपर टावर पर चढ़ते हुए तियान और चियात्सु अपने ही स्टाइल में सफर तय कर रहे हैं। चियात्सु पूछता है, भाई और कितना टाइम लगेगा? तियान जवाब देता है, कितना भी लगे हम पहुंच कर ही रहेंगे। अब सीन वापस शिफ्ट होता है गोकू की ओर, जो अभी भी उस नीले और लाल बंदे के साथ बहस में उलझा हुआ है। गोकू सोचता है चलो क्यों ना कुछ और कोशिश की जाए। वह ऊपर की ओर कूदने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार बादलों के पास पहुंचकर नीचे गिर जाता है। लाल और नीला आदमी आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं और वो कहते हैं इस लड़के की ताकत वाकई में अच्छी दिख रही है, क्यों ना इसे थोड़ा और परखा जाए। नीला आदमी कहता है, हर बार मैं ही इसे संभालने जाता हूँ, इस बार तुम जाओ। लाल आदमी थोड़े नखरे के साथ राजी हो जाता है, ठीक है चलो टॉस करते हैं। और वे रॉक पेपर सीजर का गेम खेलते हैं और नीला आदमी जीत जाता है। अब लाल आदमी उदास होकर फिर से अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। गोकू इस बीच अपनी नई योजना के साथ रेडी है। वह लाल बंदे से पूछता है, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा तरीका है जिसमें मैं ऊपर जा सकूं? लाल बंदा कहता है, हाँ मेरे पास एक मशीन है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे हराना होगा। गोकू खुशी से चिल्लाता है, बस तो चलो फिर शुरू हो जाओ। वे दोनों एक छोटे से अखाड़े में पहुंचते हैं जहां लाल आदमी शर्त रखता है, जिसे भी मैं इस गोल घेरे से बाहर फेंक दूं वही हार जाएगा। लेकिन गोकू ने भी ठान लिया है, वह हार मानने वाला नहीं है। लाल आदमी जोर लगाकर गोकू को बाहर फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू उसे रोकता है और मस्ती में मुस्कुराते हुए कहता है, क्या इतना ही था तुम्हारा जोर? तभी नीला आदमी आकर कहता है, अरे भाई इतना आसान नहीं है। वह गोकू को एक और चैलेंज देता है, तुम्हें मुझे पकड़ना होगा। और गोकू कहता है, ठीक है पकड़ना ही तो है, मैं पकड़ लूंगा। और दोनों दौड़ने लगते हैं। गोकू इतनी तेजी से दौड़ता है कि लाल आदमी के पसीने छूट जाते हैं। लाल आदमी एक जंगली झाड़ी के बीच में से गुजरते हुए सोचता है, ये लड़का इतना तेज कैसे दौड़ रहा है। लेकिन तभी गोकू उसे पकड़ लेता है और कहता है, देखो मैंने तुम्हें पकड़ लिया। अब लाल आदमी हार मानकर गोकू को उस सीक्रेट रास्ते के बारे में बताता है, यहाँ से जाओ और सीधे ऊपर पहुँच जाओगे। गोकू उसे थैंक यू बोलता है और बिना कुछ सोचे समझे उस रास्ते पर बढ़ जाता है। पर ये क्या रास्ता कहीं और ही निकलता है। लाल और नीला आदमी हंसते हुए सोचते हैं, चलो इसने हमारा फल भी खा लिया और अब गलत रास्ते पर भी जा रहा है, हमारी नौकरी तो गई। गोकू इस बीच उस अंधेरे सुरंग में भटकता हुआ आगे बढ़ रहा है, लेकिन तभी उसे एक रोशनी दिखती है और वह ऊपर की ओर छलांग लगाता है। अचानक वह किंग यम्मा के ऑफिस के बाहर पहुंच जाता है। यम्मा उसे देखकर कहते हैं, गोकू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गोकू हंसते हुए जवाब देता है, अरे मैं गलत रास्ते पे चला गया था। अब आगे की कहानी शुरू होती है गोकू से, जो तेजी से भागता जा रहा है। वे सच में हवा से बातें कर रहा है। अचानक सामने से सफाई कर्मचारी आता है, जो अभी अभी अपने ट्रक से गिरा था। वो कर्मचारी गोकू को देखकर चौंक जाता है और कहता है, अरे भाई तुम्हें तो ओलंपिक में हिस्सा लेना चाहिए, इतनी तेजी से दौड़ते हो तुम। गोकू उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और झट से उसके ट्रक के ऊपर से कूदकर आगे निकल जाता है। सफाई कर्मचारी सीधा जमीन पर गिरता है और ट्रक भी। इसी बीच हम देखते हैं कि पिकोलो को, जो किसी जादू की तरह एनर्जी इकट्ठा कर रहा है, उसके चारों ओर पत्थर हवा में उड़ने लगते हैं। तभी गोहान आता है, जो खुद ही एक शेर से भागकर यहाँ तक पहुँचा है। गोहान और शेर दोनों ही रुक जाते हैं और देखते हैं कि पिकोलो अपने पावर से पहाड़ हिला रहा है। गोहान तुरंत पहचान जाता है कि वह पिकोलो ही है और चुपचाप एक पत्थर पकड़कर हवा में झूल जाता है। पिकोलो उसे देखता है और अपनी ट्रेनिंग जारी रखता है। फिर हम देखते हैं किंग काई के यहाँ, जहाँ तियान और चियातजू पहले ही पहुँच चुके हैं। तियान कहता है, अब मजा आएगा असली फाइट का। अब हम गोकू की ओर वापस आते हैं, जो भागते भागते एक विशाल महल के सामने पहुँच जाता है। महल को देखकर वह खुद से कहता है, ये महल जैसा तो लग रहा है, लेकिन यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही वह गेट के पास पहुँचता है, गेट
अचानक स्नेक के मुंह जैसा खुल जाता है और गोकू को अंदर खींच लेता है। गोकू सीधा नीचे गिरता है जहाँ एक लड़की उसकी बेल बजाकर स्वागत करती है। प्रिंसेस के लिए मेहमान आया है। अब पर्दे के पीछे से एक प्रिंसेस निकलती है और गोकू को देखकर कहती है, हाय ये तो बहुत हैंडसम लग रहा है। वह गोकू के पास आकर कहती है, क्या आपको डांस करना आता है? गोकू अपनी मासूमियत में कहता है, मुझे तो नहीं आता, लेकिन आप सिखाएंगे तो सीख लूंगा। प्रिंसेस थोड़ी शर्मा जाती है और कहती है, चलो मैं तुम्हें सिखाती हूँ। अब वो दोनों डांस करना शुरू कर देते हैं। गोकू अपने अंदाज में उछल कूद करने लगता है और प्रिंसेस सोचती है ये तो खुद ही एक्सपर्ट है। गोकू अपने मन में सोचता है ये किंग काई का टेस्ट है, मुझे पास करना होगा। और इसी सोच में वे प्रिंसेस को उठाकर जोर से नीचे फेंक देता है और इसके बाद प्रिंसेस की दासी चिल्लाती है, तुमने हमारी प्रिंसेस को फेंक दिया, माफी मांगो। अब गोकू माफी मांगता है और तभी प्रिंसेस उसे डिनर के लिए रोक लेती है। गोकू सोचता है 3 महीने से केवल वह फ्रूट खा रहा था, थोड़ा सा बढ़िया खाना मिल जाए तो मजा आ जाए। अब वह तुरंत मान जाता है। डिनर में प्रिंसेस कहती है, तुम्हारे लिए स्पेशल डिश बनाई है, ये खाओ। गोकू बड़े मजे से खाने लगता है। वह इतनी तेजी से खाता है कि दासी कहती है, ये इंसान है या मशीन? प्रिंसेस के आदेश पर दासी उसे जूस पिलाने की कोशिश करती है ताकि उसे नींद आ जाए, लेकिन गोकू की भूख खत्म ही नहीं हो रही है। अब लास्ट में गोकू कहता है, अब मेरा पेट भर चुका है, मुझे जाना चाहिए। प्रिंसेस कहती है, रुको थोड़ा सा डेजर्ट खा लो। गोकू अब मान जाता है, लेकिन दासी कहती है, तुम इतने गंदे दिख रहे हो, स्नान कर लो। वह उसे एक बड़े गर्म पानी के टैंक में डाल देती है। प्रिंसेस पूछती है, कैसा लग रहा है? गोकू कहता है, बहुत रिलैक्सिंग। प्रिंसेस उसे देखकर मुस्कुराती है और कहती है, गोकू क्या रोमांटिक रात है। लेकिन गोकू तुरंत बाहर आ जाता है और कहता है, अब मैं निकलता हूँ। प्रिंसेस की चेली उसे रोकने की कोशिश करती है। अब तुम्हें एक स्पेशल गेम खेलना है। गोकू सोचता है, चलो देखते हैं क्या नया खेल है। ये एक गेम रशियन रूलेट का होता है जिसमें बंदूक को घुमाकर एक गोली चलाई जाती है। लड़की बंदूक चलाती है और खुद ही गिर जाती है। गोकू सोचता है ये तो बहुत खतरनाक गेम है। वह जाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़कियां उसे फिर से रोक लेती है। इस बार वह उसे जूस पिलाती है जिससे उसे नींद आ जाती है। वह सोते सोते बड़बड़ाता है, गोहान चीची बचाओ। प्रिंसेस उसके सपने में झांकने के लिए एक जादुई आईना लाती है और उसे गोकू का परिवार दिखता है। वह सोचती है ये तो मेरे सारे प्लान पर पानी फेर देगा। तभी गोकू अचानक जाग जाता है और कहता है, मुझे जाना चाहिए। प्रिंसेस कहती है, तुम नहीं जा सकते, और वह एक बड़े सांप में बदल जाती है। गोकू को समझ आता है कि वह असल में सांप के पेट में फंसा हुआ है। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन सांप उसका पीछा करता है। अब गोकू तेजी से भागता है, सांप को चकमा देता है और खुद को वहां से निकाल लेता है। सांप चिल्लाती है, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी, लेकिन गोकू अपनी चालाकी से उसे खुद के ही शरीर में फंसा देता है और वहां से निकल भागता है। इधर किंग काई की जगह पर सभी लोग फाइट कर रहे हैं और सबको गोकू की जरूरत महसूस हो रही है। अब समय कम बचा है और सब गोकू के इंतजार में है। अब दूसरी ओर हम देखते हैं हमारे प्यारे गोहान को, जो कि रेगिस्तान में अकेला दौड़ता फिरता है। उसके पीछे एक डरावना शेर है जो बस सबको अपना लंच बनाने के फिराक में है। गोहान जो कि इन दिनों अपनी पढ़ाई और ट्रेनिंग दोनों को एक साथ संभालने में जुटा है, रात को बैठकर कुछ गणित के सवाल हल कर रहा है। अब दिन भर की ट्रेनिंग के बाद किसी को भी पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं होती और गोहान भी पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता है। उसे अपनी मम्मी पापा की भी याद आती है और वो सोचता है कि आखिरकार यह सब करके क्या फायदा है। उधर हमारे पिकोलो बाबा भी किसी से कम नहीं है। वे अपनी ही परछाई से लड़ रहे हैं, जैसे कि अपनी ही पर्सनल WWE रिंग बना ली हो। वो अपने डुप्लीकेट पिकोलो से जूझ रहे हैं। दोनों की फाइट इतनी जोरदार है कि चारों तरफ सिर्फ धूल ही धूल उड़ रही है। अब पिकोलो सोचता है, भाई मुझे खुद को और मजबूत करना होगा, और उनके जुड़वा वर्जन ने भी ठान लिया है कि आज तो बस यही एक दूसरे को पीटेंगे। अब सुबह होती है और गोहान ने एक छोटी नाव बना ली है क्योंकि उसे इस रेगिस्तान से बाहर निकलना है। वह अपनी छोटी सी नाव में कूद पड़ता है और फिर से भागने लगता है जैसे उसके पीछे किसी ने जलता हुआ तवा रख दिया हो। लेकिन बेचारा शेर भी क्या करे, वह तो बस अपना खाना ढूंढ रहा है। फिर हम गोकू को देखते हैं जो अपनी ही धुन में भागा चला जा रहा है, जैसे कि उसके जूते में रॉकेट फिट कर दिया हो। वह लगातार
यही सोच रहा है कि आखिरकार किंग काई से कैसे और कब मिलेगा। अब कहानी में ट्विस्ट आता है। गुहान जो पत्थरों के बीच में दौड़ते दौड़ते गिर जाता है एक पहाड़ी के नीचे, और वहाँ सामने शेर उसे देखकर गुर्राता है। गुहान घबरा कर सोचता है अब क्या होगा कालिया, लेकिन शेर भी अंदर से थोड़ा डर जाता है और वापस भागने लगता है। बेचारा गुहान उल्टा पड़ा है, उठता है और सोचता है कि आखिर उसका घर किस दिशा में है। उसे सिर्फ समुद्र ही समुद्र नजर आ रहा है। अब पिकोलो को भी एहसास होता है कि गुहान मुसीबत में है, तो वो अपने दूसरे वर्जन के साथ लड़ाई रोकता है और फटाफट निकल पड़ता है गुहान को ढूंढने। लेकिन उसके पहले वो अपने डुप्लीकेट वर्जन के साथ मर्ज भी हो जाता है। दूसरी ओर गुहान अपनी नाव को तैयार करता है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है अचानक से तूफान आ जाता है। वह सोचता है अरे भाई ये क्या आफत है। अब पानी उसकी नाव में भरने लगता है और वो बाल्टी से पानी बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर तूफान तो जैसे कह रहा हो आज तो तू गया बेटा। अब गोकू भी भागते भागते गुहान की आवाज सुनता है, डैडी मुझे बचाओ, और वो तेजी से गुहान की दिशा में भागता है जैसे कि उसने अपने जूते में नाइट्रो ऑक्साइड लगा रखी हो। पिकोलो भी अपने तरीके से गुहान को खोजने की कोशिश कर रहा है। अंत में तूफान इतना भयानक हो जाता है कि गुहान की नाव टूटकर 2 टुकड़ों में बट जाती है। अब गुहान एक टुकड़े पे लटका हुआ है और रोते हुए चिल्ला रहा है, डैडी मुझे बचाओ। दूसरी ओर गोकू अपनी पूरी रफ्तार से गुहान की तरफ भाग रहा है और पिकोलो भी उसे बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। अब हम देखते हैं कि एक बीच पर गुहान पड़ा हुआ है और वहाँ 2 लोग, एक लड़का और एक लड़की, उसकी जांच कर रहे हैं। वह ये चेक कर रहे हैं कि गुहान जिंदा है या मर चुका है। लड़की पूछती है क्या यह जिंदा है या मर चुका है। लड़का जवाब देता है शायद मर चुका है, लेकिन मैं उसकी सांसें गिनने की कोशिश करता हूँ। लड़का झुकता है और कहता है अरे ये तो अभी भी जिंदा है, लेकिन नर्वस हो सकता है। लड़की चिढ़कर कहती है तुम्हें कैसे पता, तुम भी तो 6 साल के हो, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता। लड़का मजाकिया अंदाज में कहता है तुम्हारे चिल्लाने से मैं सब कुछ सुन सकता हूँ। लड़का और लड़की दूर पड़ी एक तलवार देखते हैं और वे खुशी से उसे निकालते हैं और लड़का उसे चलाता है। गुहान जो बेहोश पड़ा था अचानक उठकर कहता है तुम मेरी तलवार के साथ क्या कर रहे हो, और फिर नीचे गिर पड़ता है। दोनों बच्चे घबरा जाते हैं और गुहान को अपने घर ले जाते हैं। जब गुहान आंखें खोलता है वह पूछता है मैं कहाँ हूँ। लड़के और लड़की बताते हैं कि वह उनका घर है। लड़का रॉन और लड़की चीकू अपना नाम बताते हैं। वे बताते हैं कि यहाँ कोई बड़ा नहीं है, केवल बच्चे ही बचे हैं। गुहान थोड़ा असमंजस में है, लेकिन फिर भी उनका घर छोड़ने को तैयार नहीं है। चीकू कहती है हमारा नियम है कि यहाँ कोई नहीं रोता, लेकिन मैं तो हमेशा रोती हूँ। तभी एक गाड़ी आती है जिसमें 4 लोग बैठे होते हैं। ये लोग गांव में घुस चुके हैं और बच्चों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे छुप जाते हैं और गुहान सोचता है हम क्यों छुप रहे हैं। रॉन जवाब देता है अगर हम उनके हाथ में आ गए तो वो हमें लेकर जाएंगे और बहुत सारे काम करवाएंगे। अब बच्चे छुपने लगते हैं और जब गाड़ी घर के सामने रुकती है वे पत्थर फेंकने लगते हैं। एक पुलिस ऑफिसर भी वहां आ जाती है और बच्चों का पीछा करने लगती है। ऑफिसर साइकिल पर बैठी हुई है और बच्चों को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन एक एक्सीडेंट हो जाती है और बच्चों को बचाने का मौका मिल जाता है। अब फिगोरो आता है और गुहान से मिलता है। वह कहता है वह उन्हें सुरक्षित घर पहुंचा देगा। फिगोरो ने गुहान को बताया कि वो एक बड़े तूफान के बाद बच गए बच्चों की देखभाल करता है। गुहान को रिलैक्स करते हुए फिगोरो कहता है कि वह उसे अपने घर तक छोड़ देगा। अगले दिन बच्चे अपने नए दोस्त गुहान के साथ खुश है और उन्हें नए घर का मजा लेते हुए देखते हैं, लेकिन गुहान का दिल अपने घर के लिए धड़कता रहता है। वह सोने की कोशिश करता है लेकिन उसे नींद नहीं आती। फिगोरो पेड़ पर बैठा हुआ सोच रहा है कि वह एक दिन के तूफान की यादों को कैसे भुला सके। फिगोरो बताता है कि वह बच्चों की देखभाल करता है और गुहान को बताता है कि वह अपनी माँ से मिलने के लिए जा रहा है। फिगोरो ने गुहान से वादा किया है कि वह उसे उसके घर तक छोड़ देगा। गुहान पूछता है क्या तुम सचमुच मुझे छोड़ने जाओगे। फिगोरो हंसते हुए कहता है हाँ, तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। अगले दिन फिगोरो और गुहान साथ में निकलते हैं, लेकिन रास्ते में कुछ बच्चों की बातों से गुहान का दिल भर जाता है। बच्चे बात करते हैं कि पढ़ाई मजेदार हो सकती है
और गाड़ियों को चलाना भी मजेदार होता है। गोहान सोचता है कि वह भी बच्चों की मदद करना चाहता है और सबको खुश देखना चाहता है। अचानक एक पुलिस ऑफिसर फिर से आती है और बच्चों को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार गोहान अपनी तलवार से सभी बाधाओं को पार करता है और बच्चों को बचाता है। गोहान अपने साहस और ताकत से सभी को प्रभावित करता है और एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो जाता है। अब इस तरह गोहान अपने घर की ओर बढ़ता है और अपने परिवार के साथ फिर से जुड़ने की उम्मीद करता है। अब हम गोहान को देखते हैं जो अपनी स्पीड में भागी जा रहा है, मगर बेचारा किंग काई के घर का रास्ता ढूंढ नहीं पा रहा। किंग काई का घर मिलना जैसे आइसक्रीम की दुकान ढूंढने से भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। इधर दूसरी तरफ हमारे छोटे योद्धा गोहान की कहानी चल रही है, जो अपने ट्रेनिंग में लगा हुआ है। पिक्कोलो के नकली अवतारों के साथ किक और पंच की प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन क्या कहे, बेचारे के हाथ कुछ नहीं लग रहा। पिक्कोलो के सारे वार गोहान के लिए जैसे हवा में तीर चलाने जैसे हो गए हैं। गोहान की हालत ऐसी हो जाती है जैसे वो बिना बॉल के क्रिकेट खेल रहा हो। इसी बीच अचानक से सीन बदलता है और हम देखते हैं कि रेडिट्स की स्पेसशिप से अजीबोगरीब आवाज आ रही है, जैसे कोई सायरन बजा रहा हो, जागो, धरती को तबाह कर दो। उधर गोकू अब भी स्नेक वे पर जैसे किसी बिना एंड के ट्रैक पे दौड़े जा रहा है। भाई साहब की हालत देखने लायक है, पसीने में डूबे हुए, थके हारे, पर हिम्मत नहीं हार रहा। अब वापस सीन शिफ्ट होता है गोहान की तरफ, जो अभी भी पिक्कोलो की ट्रेनिंग में पसीना बहा रहा है। पिक्कोलो कहता है, अरे गोहान, अगर तुम अब थक गए हो तो ये बहुत शर्म की बात है। गोहान थोड़ा शर्मिंदा होकर सोचता है, शर्म की बात तो है, लेकिन इतनी सख्त ट्रेनिंग, ये तो डांस इंडिया डांस का ऑडिशंस नहीं है। इसी बीच अचानक गोहान को चांद दिख जाता है और बस वहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। उसकी आंखें लाल हो जाती है और शरीर में हलचल मच जाती है। पिक्कोलो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है। तभी गोहान एक बड़े मॉन्स्टर में बदलने लगता है, जैसे कोई गॉडजिला का छोटा भाई बन रहा हो। अब पिक्कोलो परेशान हो जाता है और कहता है, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो धरती का कचूमर निकल जाएगा। उधर गोहान का गुस्सा 7वें आसमान तक है, वो जैसे सुपर सयान बनने के मूड में है। पिक्कोलो सोचता है, अबे ये तो हद हो गई, कहीं ये मेरा कचूमर ना बना दे। पिक्कोलो एक तीर चलाता है और गोहान की पूंछ को काट देता है और बूम, गोहान वापस अपने प्यारे बच्चे के रूप में आ जाता है, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। अब सीन शिफ्ट होता है गोकू पर, जो आखिरकार किंग काई के घर पर पहुंच चुका है। वह सोच रहा है कि वाह, कितना छोटा सा घर है, ये क्या जादू है। जैसे ही गोकू अंदर जाता है, वह देखता है कि ग्रेविटी बहुत ज्यादा है। बेचारा उठने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार गिर जाता है, जैसे कि पहली बार जिम में वजन उठाने की कोशिश कर रहा हो। अब अचानक गोकू को एक छोटा बंदर दिखता है, जो पेड़ पर फल तोड़ रहा है। गोकू कहता है, ओए, क्या मैं भी एक फल खा सकता हूँ? बंदर थोड़ा शक में पड़ जाता है, पर एक फल फेंकता है। फल ऐसे गिरता है जैसे कोई भारी पत्थर जमीन में धंस गया हो। अब गोकू सोचता है, भाई ये कैसा फल है? अब बंदर गोकू को देखकर हंसता है और वहाँ डांस करना शुरू कर देता है। गोकू सोचता है कि शायद यही ट्रेनिंग का हिस्सा है, तो वह भी बंदर के साथ बल्ले बल्ले करता हुआ डांस करने लगता है। तभी पीछे से एक आवाज आती है, अरे तू तूफान है। गोकू पीछे मुड़ता है और देखता है कि एक गोल मटोल आदमी खड़ा है, जिसके सिर पर 2 एंटीना लगे हुए हैं। अब गोकू पूछता है, क्या आप ही किंग काई है? किंग काई चश्मा एडजस्ट करते हुए जवाब देते हैं, हाँ, और तुमने यहाँ तक पहुँचकर कमाल कर दिया। अब असली ट्रेनिंग शुरू होगी। गोकू खुशी से उछलता है, वाह, आखिरकार मैं पहुँच ही गया। अब किंग काई थोड़ा हंसते हुए कहते हैं, अगर तुम्हें मुझसे ट्रेनिंग चाहिए तो पहले मुझे हंसा कर दिखाओ। गोकू थोड़ा असमंजस में पड़ जाता है और सोचता है, क्या मुझे चुटकुला सुनाने होंगे? किंग काई कहते हैं, हाँ, और वह भी इतने अच्छे कि मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाऊँ। गोकू सिर खुजलाते हुए कहता है, मुझे तो एक ही चुटकुला आता है, वो भी बहुत पुराना है। तभी गोकू अचानक सोचते सोचते कहता है, आपके कान क्यों बड़े हैं? किंग काई थोड़ा चौंकते हैं। क्या? गोकू मुस्कुराते हुए जवाब देता है, ताकि आप अच्छी तरह सुन सके कि कौन आपके पीठ पीछे हंस रहा है। ये सुनते ही किंग काई अपनी हंसी नहीं रोक पाते और जोर जोर से हंसने लगते हैं। वे कहते हैं, ठीक है, तुमने पहले राउंड में जीत हासिल कर ली, लेकिन असली चुनौती अभी भी बाकी है। किंग काई कहते हैं, अब तुम बंदर को पकड़ के दिखाओ। गोकू चौंकता है, सिर्फ एक बंदर को पकड़ना है? किंग काई जवाब देते हैं, ये कोई मामूली बंदर नहीं है, ये इस प्लेनेट का सबसे तेज जीव है। गोकू हंसते हुए कहता है, अरे ये तो बहुत आसान है।
गोकू बंदर के पीछे दौड़ता है, लेकिन उस प्लेनेट की ग्रेविटी पृथ्वी से 10 गुना ज्यादा होती है। गोकू जैसे ही एक कदम उठता है वह धम से जमीन पर गिर जाता है। वह फिर उठता है और कहता है, ये तो बड़ी मुश्किल है यार। किंग काई कहते हैं, यहाँ की ग्रेविटी के बिना तुम सेयांस से मुकाबला नहीं कर सकते। गोकू अपने शूज और शर्ट उतारता है और फिर से दौड़ने लगता है, लेकिन बंदर इतना तेज दौड़ता है कि गोकू उसे पकड़ ही नहीं पाता। गोकू बहुत कोशिश करता है और आखिरकार एक प्लान बनाता है कि वह दूसरी दिशा से आकर उसे पकड़ लेगा। बंदर थोड़ा चौंकता है, लेकिन अंत में गोकू उसे पकड़ने में कामयाब हो जाता है। किंग काई खुश होकर कहते हैं, तुमने साबित कर दिया कि तुम इस ग्रेविटी को बीट कर सकते हो। इसी बीच पृथ्वी पर गोहान और पिक्कोलो की ट्रेनिंग चल रही है। पिक्कोलो गोहान को बहुत कठिन ट्रेनिंग दे रहा है, लेकिन धीरे धीरे गोहान भी खुद को मजबूत बना रहा है। पिक्कोलो कहता है, तुम्हें और मजबूत होना होगा क्योंकि सेयांस आने वाले हैं। गोहान सोचता है, मैं अपने पापा के जैसे मजबूत बनना चाहता हूँ। वापस किंग काई के प्लेनेट पर गोकू को अब एक नई चुनौती दी जाती है। किंग काई कहते हैं, अब तुम्हें मेरे साथ एक फाइट करनी होगी। गोकू थोड़ा डरते हुए कहता है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग लगते हैं। किंग काई हंसते हुए जवाब देते हैं, ये ग्रेविटी सिर्फ तुम्हारे लिए मुश्किल है, मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं। गोकू भी हंसते हुए कहता है, चलो देखते हैं किसमें कितना है दम। अब फाइट शुरू होती है और गोकू जल्दी ही समझ जाता है कि किंग काई वाकई बहुत शक्तिशाली है। वह कहता है, इससे पहले कि हम लड़ाई करें मुझे थोड़ा और समय चाहिए इस ग्रेविटी के आदी होने के लिए। किंग काई मान जाते हैं, ठीक है, लेकिन याद रखो तुम्हारे पास सिर्फ 88 दिन है सेयांस के पृथ्वी पर पहुंचने से पहले। अब गोकू पूरी तरह से ट्रेनिंग में जुट जाता है। वह दिन रात मेहनत करता है, बंदर को पकड़ने से लेकर किंग काई की हर चुनौती को पार करने तक। पृथ्वी पर भी सभी योद्धा पूरी तैयारी में लगे हैं, क्योंकि सेयांस का हमला किसी भी वक्त हो सकता है। इस तरफ अब भाई गोहान तो हीरो है, वह कैसे पीछे हट सकता था। तो गोहान एकदम से यू टर्न मारता है और वापस मिशन मोड में आ जाता है। तभी उसे क्रिलीन टोकता है, तुम्हारा मकसद क्या है भाई? गोहान कहता है, पहले इस सेयांस को रोकना है, फिर फैमिली से मिलने जाऊंगा। अब सुबह हो चुकी है और हमारे मंच पर पिक्कोलो और गोहान के बीच होने वाली फाइट रेडी है। पिक्कोलो एकदम सख्त टीचर की तरह कहता है, तुमने अब तक जो भी कुछ सीखा है वह मुझ पर आजमाओ। गोहान बेचारा पहले ही डरा हुआ है और पिटाई खाते हुए अपनी जान की भीख मांग रहा है। पिक्कोलो लगातार उसकी टेस्टिंग कर रहा है, एक के बाद एक पंच, किक और फिर से पंच, मगर गोहान की स्पीड तो कछुए से भी स्लो है। तभी पिक्कोलो का एक और जोरदार घूंसा गोहान को धराशायी कर देता है। उधर गोकू अपने मिशन में लगा हुआ है, जैसे कोई ओलंपिक रेस जीतनी हो। उसकी मंजिल है किंग काई और उसे पकड़ने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन गोकू को यह एहसास नहीं है कि किंग काई एक कठिन खिलाड़ी है। दूसरी ओर हमारे दूसरे योद्धा यमचा, टीएन और बाकी लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, जैसे कोई नया फिटनेस चैलेंज चल रहा हो। पर हमारे प्यारे यमचा साहब को ट्रेनिंग से ज्यादा चाव है खाने का। बाकी सब जोर शोर से लड़ाई के दांव पेच सीख रहे हैं, लेकिन यमचा का पूरा ध्यान है पराठे पर। जैसे ही बाकी लोग शिकायत करते हैं कि उन्हें सही तरीके से ट्रेनिंग नहीं मिल रही, मिस्टर पोपो सामने आकर ज्ञान की गंगा बहाते हैं। पहले जान लो कि तुम्हारा असली दुश्मन कौन है। अब सीन शिफ्ट होता है और सभी को एक अजीब और अनजान दुनिया में भेजा जाता है। यह जगह देखने में किसी हॉरर मूवी की सेट से कम नहीं लगती। हर तरफ कंकाल, भयानक स्टैचू और एक अजीब सा सन्नाटा होता है। हमारे योद्धा सोच में पड़ जाते हैं, अरे भाई हमें यहाँ किसने भेजा और क्यों? तभी 2 सेयांस की एंट्री होती है जो उनके पावर लेवल को स्कैन कर रहे होते हैं। अब टीएन और बाकी सब अपनी पूरी ताकत लगाकर इन दोनों सेयांस पर हमला करते हैं, लेकिन सेयांस के लिए ये सब बच्चों का खेल होता है। एक के बाद एक वॉर फेल हो जाता है और सभी योद्धा हाफते हुए सोचते हैं, अरे ये तो बड़े टफ लोग हैं। उधर क्रिलीन का दिल भी जोर जोर से धड़क रहा है, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं है। अब कहानी में ट्विस्ट आता है और मिस्टर पोपो सबको बताते हैं कि यह सब एक मायाजाल है। असल में उनकी बॉडी वही थी और जो कुछ भी हुआ वह एक माइंड गेम था। अब असली सवाल यह है, क्या तुम लोग सच में लड़ाई के लिए तैयार हो? सब मिलकर बोलते हैं, हाँ हम पूरी तरह तैयार हैं। अब पिकोलो गोहान को और पीटता है ताकि उसके अंदर की छुपी हुई एनर्जी को जागृत कर सके, लेकिन गोहान बेचारा पीटते पीटते हाफ रहा होता है। वहीं दूसरी ओर
गोकू अभी भी किंग काई के पीछे दौड़ रहा है, जैसे कोई रेस का आखिरी फासला बचा हो। इसी बीच दूसरी तरफ धरती पर हम देखते हैं कि गोहान और पिक्कोलो के बीच में एक बहुत ही इंटेंस ट्रेनिंग चल रही है। पिक्कोलो हर तरह से गोहान को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो सेल से लड़ने में सक्षम हो सके। गोहान पसीने से लथपथ पिक्कोलो के हर हमले का जवाब देने की कोशिश कर रहा है। धरती पर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मास्टर रोशी बाबा की बहन से पूछते हैं, अरे देख सकती हो ना अपने क्रिस्टल बॉल में क्या होने वाला है। बाबा कहती है, आज तो हालत बहुत ही खराब लग रहे हैं, ऐसा लगता है कि इस बार बिना किसी सुपर हीरो के काम नहीं बनेगा। फिर हम किंग काई के प्लेनेट पर वापस आते हैं जहां गोकू और ग्रेगरी की लड़ाई जारी है। गोकू ग्रेगरी को हथौड़े से मारने में कामयाब हो जाता है और किंग काई हंसते हुए कहते हैं, शाबाश गोकू, अब तुम तैयार हो मेरे असली ट्रेनिंग के लिए। किंग काई गोकू को बताते हैं, अब तुम्हें अपनी स्पिरिट और एनर्जी को एकत्रित करना है, यह बहुत जरूरी है क्योंकि सेल बहुत ताकतवर है और उसके लिए तुम्हें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। लेकिन अभी लंच ब्रेक का टाइम है, चलो खाते हैं। गोकू अपनी स्पिरिट को इकट्ठा करने के साथ साथ खाना भी बहुत चाव से खाता है। किंग काई भी अपने खाने का मजा लेते हैं और गोकू से कहते हैं, भूख तो तुम्हारी ट्रेनिंग का हिस्सा है, जब तुम खाते हो तो तुम्हारी एनर्जी भी बढ़ती है। इसी बीच धरती पर सेल की टीम जुपिटर के पास पहुंच चुकी है और लड़ाई का समय निकट आ रहा है। पिक्कोलो और गोहान गोकू की तरह अपनी ट्रेनिंग में जुटे हैं और सेल को हराने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों अगले एपिसोड में हमें पता लगेगा कि क्या गोकू की ट्रेनिंग वाकई में रंग लाएगी, क्या धरती पर पिक्कोलो और गोहान सेल को रोक पाएंगे और क्या किंग काई का मजाकिया अंदाज सच में गोकू को सुपर स्ट्रॉन्ग बना पाएगा। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।